today I am going to tell you about hypothesis. When we start a particular research, first we formulate a research problem. It involves three steps. First is the selection of area of research. Second, identifying the research problem within the broad area. And third is the formulation of hypothesis. So today we discuss about hypothesis. What is hypothesis? The word hypothesis is derived from two words. First is hypo and second is thesis. Means less than a generally held view. Hypo means less than and thesis means a generally held view. So hypothesis means less than a generally held view. It's a proposition, or we can say it's a tentative assumption. It's a supposition, the validity of which remain to be tested. मीन्स स्टार्ट करने के पहले मीन्स हमने एक रिसर्च एरिया चुन लिया है और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है किसी टॉपिक पर हम काम करने जा रहे हैं वो भी हमने चुन लिया है, पर अभी हमने रिसर्च स्टार्ट नहीं की है। तो रिसर्च स्टार्ट करने के पहले ही हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, मीन्स सॉल्यूशन टू दैट आवर पर्टिकुलर प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम, and that is known as hypothesis. Means it's a tentative assumption or proposition or supposition, the validity of which remains to be tested. Means अभी वह मीन्स टेस्टेड नहीं है, मीन्स रिसर्च के बाद ही पता चलेगा कि हमारी हाइपोथेसिस सही है या गलत है। और पहले ही हमने पूर्व धारणा या परिकल्पना, इमेजिनेशन के आधार पर, या हम कह सकते हैं इट्स अ कॉन्जेक्चुरल स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर रिलेशन वेरिएबल्स। तो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशन स्थापित कर लेते हैं कि हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के आधार पर कि जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा या हमारा कंक्लूज़न आएगा, फाइंडिंग्स आएंगी, वो कुछ ऐसी होंगी, हमने पहले ही निर्धारित कर लिया पूर्व धारणा के आधार पर, या परिकल्पना कहते हैं, प्राक कल्पना भी कह सकते हैं, तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। Here are some definitions. First is according to A. Lundberg, George A. Lundberg, and George A. Lundberg says that hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. Means जिसकी validity अभी टेस्ट करनी बाकी है, और वो कब होगी, जब हम रिसर्च कर लेंगे। अभी बिगनिंग ऑफ रिसर्च में हमने हाइपोथेसिस बना ली है। Coude and Had says that hypothesis is a proposition which can be put to test to determine its validity. तो ये हाइपोथेसिस के बारे में है कि जो ये एक प्रपोजिशन है या टेंटेटिव जनरलाइजेशन कह सकते हैं, जो उसको की वैलिडिटी जो है टेस्ट करके ही पता चलेगी। विदाउट हाइपोथेसिस स्टडी बिकम अनफोकस्ड, अ रैंडम एम्पेरिकल वॉन्डरिंग। मीन्स Coude and Had says that without hypothesis, means hypothesis is very important for beginning a research. कोई भी रिसर्च हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, जिससे हमारी स्टडी जो है या रिसर्च प्लान वो एक फोकस्ड होता है, डायरेक्शनल होता है, और उसके बिना जो है रिसर्च सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसलिए हाइपोथेसिस बनाना बहुत ज़रूरी है। फोकस्ड रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर उसके ऊपर बहुत सारा ज़्यादा डिपेंडेंसी भी हाइपोथेसिस के ऊपर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिर वो रिसर्चर बायस्ड हो जाएगा, बायस्ड रिसर्च हो जाएगी। इसलिए हाइपोथेसिस होनी ज़रूर चाहिए। W.H. George said that theory is an elaborate hypothesis. Means उन्होंने थ्योरी को एक मीन्स एलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस कहा। तो ये है हाइपोथेसिस के बारे में। देन टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। According to Coude and Had, there are three types of hypothesis on the basis of abstraction. First is the hypothesis that states existence of empirical uniformity. Second, those concerned with the complex ideal type, and third is those concerned with the relation of analytic variables. Other classifications, first is those stating relationships, second those specify functions, and third is null hypothesis, which study the existence of no relationship between the variables.
तो पहला हाइपोथेसिस कहता है कि मीन्स जो रिलेशन स्थापित करता है दो वेरिएबल्स के बीच में या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में, उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। सिंपल हाइपोथेसिस में सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्थापित की जाती है, जबकि कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्थापित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हियर, विद इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन द रियल कल्चरल ट्रेट्स एंड वैल्यूज लॉस्ट। अब यहाँ पर एक वेरिएबल अर्बनाइजेशन है और दूसरा है कल्चरल ट्रेट्स एंड वैल्यूज़। तो यहाँ पर बताया गया है कि विद इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन के बढ़ने के साथ साथ जो रियल कल्चरल ट्रेट्स एंड वैल्यूज़ किसी भी कम्युनिटी के होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये एक हमने हाइपोथेसिस बना ली है। अभी हम रिसर्च करने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन ट्राइबल कम्युनिटी। तो अगर हमने ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर, तो एक हमने पूर्व धारणा बना ली कि अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि उनकी कल्चरल वैल्यूज़ या जो ट्रेड्स हैं वो जो रियल कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और वो नए कल्चरल ट्रेड्स को प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक हाइपोथेसिस बनाई। हो सकता है अंत में ये हाइपोथेसिस डिस्प्रूव हो जाए, पर पूर्व में ये हाइपोथेसिस बना ली गई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। Then the second is those specify functions. For example, education makes people empowered. तो ये एक हाइपोथेसिस बना ली कि एजुकेशन का जो असर होता है वो लोगों को एम्पावर बनाता है। तो हियर दो वेरिएबल्स है, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, और ये दोनों में फंक्शनल अप्रोच के साथ है कि एजुकेशन का क्या मीन्स असर पड़ता है। ठीक है। देन थर्ड इज़ द नल हाइपोथेसिस. Null hypothesis states that there is no relationship between the two variables. Means दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अभी तक हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे ऊपर, पर यहाँ पर रिलेशनशिप की बात नहीं की जाती है नल हाइपोथेसिस में। और नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है रिसर्च के दौरान, और बाद में हो सकता है ये हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो सही हो, और कई बार ये डिस्प्रूव हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन ट्राइबल्स एंड इलिटरेसी, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। हो सकता है लास्ट में ये डिस्प्रूव हो जाए और पता लगे कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द ट्राइबल्स एंड इलिटरेसी। सेकेंड इज़ दैट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन ड्यूरिंग मैरिंग एज ऑफ मदर एंड माल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रेन। मीन्स मैरिंग एज ऑफ मदर और माल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रेन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये एक हाइपोथेसिस हमने बना ली, पर लास्ट में हो सकता है हमारे रिसर्च में ये पता लगे कि जो मैरिंग एज ऑफ मदर है वो चिल्ड्रन के माल न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मीन्स अगर माँ की उम्र बहुत कम उम्र में शादी हो जाएगी तो हो सकता है जो उसके पैदा होने वाले बच्चे हैं वो माल नरिश्ड हों, पर हमने हाइपोथेसिस बना ली कि देयर इज़ नो रिलेशन। तो ये नल हाइपोथेसिस बाद में डिस्प्रूव हो सकती है रिसर्च के दौरान टेस्टिंग के बाद। सोर्सेज फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो सोर्सेज क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ द एक्सपीरियंस, क्रिएटिव थिंकिंग एंड इमेजिनेशन ऑफ रिसर्चर। मीन्स रिसर्चर की खुद के एक्सपीरियंसेस और उसका क्रिएटिव जो थिंकिंग है और इमेजिनेशन, कल्पना, तो इसके आधार पर वो हाइपोथेसिस बना सकता है। रिसर्चर कैन मेक अ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंसेस, क्रिएटिव थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। सेकेंड इज़ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मीन्स ऑलरेडी जो वर्क डन है, मीन्स लोगों ने काम किए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, सोशियोलॉजिस्ट ने जो भी काम किए हैं उनके आधार पर उनकी जो फाइंडिंग्स के आधार पर, लिटरेचर रिव्यू के आधार पर हम एक हाइपोथेसिस अपने रिसर्च के लिए फॉर्मुलेट कर सकते हैं। उससे मिलते जुलते रिसर्चेस में हम एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि हमारे भी रिसर्च में ऐसा फाइंडिंग्स आ सकती है। देन पायलट सर्वे के आधार पर, पायलट सर्वे जो है फील्ड वर्क के पहले ही जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया को चुन चुके होते, एरिया जो हमारा फील्ड एरिया होगा और जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ होंगी उनके बीच में हम एक दिन विज़िट कर जाकर उनका हल्का फुल्का एक
आइडिया ले लेते हैं कि कैसा वहाँ पर कल्चर है, लोग कैसे हैं और वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन, ये सब कुछ हल्का फुल्का जो एक हम डेटा ले लेते हैं वो पायलट सर्वे कहलाता है। और इसके आधार पर भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ के आधार पर भी बन सकता है, जो ऑलरेडी मेड थ्योरीज़ हैं उनके आधार पर भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। इसी तरह डेविएंट केसेस के एनालिसिस के आधार पर भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। कल्चर एंड सोसाइटी के आधार पर भी हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कल्चर एंड सोसाइटी ज़्यादातर हमारे आसपास जो कल्चर है, समाज है, उसके आधार पर हम काफ़ी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो ऑब्जर्व करते हैं उसके आधार पर हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। What are the characteristics of a good hypothesis? According to Goode and Hatt, hypothesis must be conceptually clear. सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, confusing नहीं होना चाहिए। And second is should have empirical reference. उसका empirical reference होना चाहिए, observation based होना चाहिए। और then must be specific. specific होना चाहिए, not general. And फोर्थ इज शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स, अवेलेबल टेक्निक से जुड़ा होना चाहिए। एंड शुड बी रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ थ्योरी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू गुडे एंड हैट। प्रॉब्लम्स इन फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। तो हियर आर 3 प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू गुडे एंड हैट। फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ए क्लियर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। Second is the lack of ability to utilize that framework, and the third is failure to be familiar with the available research techniques. तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी एब्सेंस होगी तो हम हाइपोथेसिस नहीं बना पाएंगे, और उस फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। एंड द लैक ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज दैट फ्रेमवर्क ऑल्सो makes a problem in formulating the hypothesis. And the third is the failure to be familiar with the available research techniques. तो जो भी research techniques available हैं उनके साथ familiar होना researcher का बहुत ज़रूरी है। तो these are the three problems. Thank you very much. Please like, share, comment and subscribe the channel, and give your feedback and valuable suggestions. Meet you in the next video.